नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण का जो टेस्ट पेपर 5 है उसको सोल्व कर रहे थे और उसमें हमने 50 नंबर तक के क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लिया था और जो आगे के क्वेश्चन है उनको अब हल करेंगे। तो देखिएगा, जो 51 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है हमारा। तो देखिए, किस क्रमांक में अपादान कारक है। 4 विकल्प दे रखे आपने आपके सामने। अ ब स द। अ में है राम को घर से निकाला, वह कलम से पत्र लिखता है, रमेश कार से विद्यालय गया, ये साड़ी रेशम से बनी है। इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। तो 4 विकल्प में से इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? ए। अब ए राइट आंसर क्यों गया इसका? तो राम को घर से निकाला, यानी जहां पृथक होने का भाव आता है अपादान कारक। दोस्तों 8 कारक होते हैं, उसमें से जो चौथे नंबर का कारक होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, और 5वें नंबर पर कौन सा आता है? अपादान कारक आता है। तो जब अपादान कारक की बात करते हैं तो इसमें अलग होने का, पृथक होने का भाव होता है। तो राम को घर से निकाला, निकालने पर क्या हुआ? वो घर से निकाल दिया, यानी कि पृथक हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ए, ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना। जो 52वें नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। देखिए, आंसर की भी साथ में दे रखी है, इनको देख सकते हो आप। देखिए, किस क्रमांक में वाक्यगत अपादान कारक है। तो आपको यह बताना है कि कौन सा वाक्य जिसमें अपादान कारक है। हालांकि आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन कैसे हुआ उसको देखो, विस्तृत रूप से इसकी जो व्याख्या की गई है उसको पढ़ने की कोशिश करो। ये हमने ऑफलाइन जो टेस्ट लिया था उसी का ही आंसर है और उसी को ही व्याख्या करके आपको बताया जा रहा है दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपने दे रखा सी, लेकिन आपके सामने विकल्प कौन कौन से? वह बाण से छेद था, मुझसे कब कहा, वह सिंह से भीत हुआ, वह शहर गया। तो इसका राइट आंसर सी क्यों गया? क्योंकि जहां डर का भाव होता है वहां पर भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 53वां नंबर का क्वेश्चन है 53। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। इस वाक्य में दोस्तों ए में है संबंध, बी में अपादान, सी में करण और डी में संप्रदान। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अपादान कारक। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, मतलब ये एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है ना, तो ये चेंज हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, तो स्थान परिवर्तन हुआ है, अलग हुआ है। अलग होने का भाव होता है, वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो ये भी अपादान कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है। देखिए, 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। आसमान का रंग नीला है, हिमालय से नदी निकलती है, हाथ से घड़ी गिर गई, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। क्यों? क्योंकि आपको पता है संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, वो क्या होता है? के लिए, या किसी को स्थायी रूप से देने के जो भाव आता है वहां पर कई बार को का भी प्रयोग होता है। तो के लिए इसका विभक्ति चिन्ह आ गया। इससे हम पकड़ सकते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। और हिमालय से नदी निकलती है, तो इस जो ये वाक्य है इसमें अपादान कारक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन है। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक कौन सा है? तो ए में है कर्म कारक, बी में संबंध कारक, सी संप्रदान कारक और डी कर्ता कारक। तो देखिए दोस्तों, कर्म में भी आता है, कर्ता ने कर्म को, वहां पर भी को आता है। तो कई बच्चे को देखते ही क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं कर्म कारक, लेकिन कर्म नहीं है यहाँ देने का भाव में को का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए संप्रदान कारक आएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? संप्रदान कारक राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राम पीयूष को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है, जो रेखांकित कारक है, पीयूष को पीट रहा है। तो देखो, कर्म, कर्ता, अपादान, संबंध। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? कर्म। तो यहां पे जो पीयूष है वो कर्म है और को पीयूष का कारक चिन्ह है। नेक्स्ट देखते हैं। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में है कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म और कर्ता संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कर्ता कारक जाएगा। देखो, पूजा को रेखांकित करेगा पूजा को, तो कई बार इस को देखकर आप ये नहीं कर्म कारक कर दो, तो को कर्ता के साथ भी आता है, कर्म के साथ भी आता है, कई बार करण के साथ भी आ जाता है, और संप्रदान में भी आता है, अधिकरण में भी आता है को कारक चिन्ह। तो कई बार जो आप रटके जाते हो ना, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट है जो 58वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उसको देखिएगा। निम्नलिखित में से अपादान कारक का
प्रयोग का क्रमांक है, मतलब अपादान कारक का किसमें प्रयोग हुआ है। गुरुजी से पूछो, वह हवाई जहाज से लंदन पहुंचा, मैं चाकू से फल काटता हूं, पुजारी कुत्ते से डरता है। मैंने कहा ना डर का भाव होता है, वहां पर कौन सा होता है, अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा, डी चला जाएगा। जो 58 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है डी। कौन सा है दोस्तों, डी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो देखो, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या जाएगा, संप्रदान कारक, संबंध, अपादान, करण। क्या राइट आंसर जाएगा, करण कारक। क्योंकि दोस्तों करण कारक में भी से आता है और अपादान कारक में भी कई बार से आता है, लेकिन अपादान कारक में तो पृथक होने के भाव में आता है और करण कारक में साधन या उपकरण के रूप में। तो चाकू यहाँ पर साधन का काम कर रहा है, इसको जो फल को काटने में सहायता कौन कर रहा है, यहाँ पर चाकू कर रहा है। तो इसलिए चाकू से, चाकू तो हो गया करण कारक और से हो गया उसका विभक्ति चिन्ह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, निम्नांकित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। अपादान में क्या आता है दोस्तों, अभी बताया आपको, से पृथक चिन्ह आता है, से आता है विभक्ति चिन्ह और उसमें पृथक होने के भाव में आता है। तो इसका बी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है 61वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी में कौन सा कारक है। 4 विकल्प दे रखे हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो दोस्तों इसमें संप्रदान जाएगा, क्योंकि यहाँ देना जो क्रिया आई है, देने का जो भाव आया है और देना भाव के साथ अगर को कारक चिन्ह आता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। ये ध्यान रखने लेना, इसको गांठ बांध के बैठ जाना, ठीक है। अब देखो जो 62वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है, यानी कि 3 में तो है और 1 में नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं कि क्वेश्चन को वो ढंग से पढ़ते ही नहीं है और डायरेक्ट वो विकल्प पे चले जाते हैं, तो इसलिए गलत हो जाता है। और कई बार ओएमआर में जो गोले भरते हो ना, इन गोलों भर के भी गलती कर देते हो। भरना होता है ए में, भर देते हो बी में, तो फिर वो उसका क्रमांक से कई बार तो कई विद्यार्थियों के 10-10, 15-15 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों जिन एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग होती है उन पे थोड़ा विशेष ध्यान देना होता है। और जो सब इंस्पेक्टर है इसमें तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है। तो किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। देखिए, छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं। तो दोस्तों अधिकरण कारक को हम कैसे पहचानते हैं, क्रिया से हम कहाँ और कब प्रश्न कर लो, कहाँ और कब। तो छत पर खेलो, कहाँ खेलो, छत पर, तो छत पर तो क्या आ गया यहाँ पर, अधिकरण कारक है। पिताजी कार्यालय में है, कहाँ है, कार्यालय में, कहाँ है, कार्यालय में, तो ये स्थान का बोध करा रहा है, मतलब ये भी अधिकरण कारक है। अलमारी में कपड़े रखे हैं, कहाँ रखे हैं, अलमारी में, तो अलमारी यहाँ पे अधिकरण कारक है। यह सुधीर का पेन है, यह सुधीर का पेन है, तो दोस्तों इसमें संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार डी राइट आंसर चल जाएगा। इसमें अधिकरण कारक नहीं है, जो डी ऑप्शन है इसमें संबंध कारक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है। ए में कर्ता, बी कर्म, सी करण और डी संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, तो इसमें दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, इसका संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए संबंध कारक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है। तो करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी, संप्रदान कारक। दोस्तों के निमित्त, के खातिर, के वास्ते, अगर ये अव्यय आ जाते हैं तो उनमें संप्रदान कारक होता है। जब कारक पढ़ोगे आप अच्छी तरह डिटेल में तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक की जो पहचान होती है वो आपको याद होना चाहिए। देखिए, बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, नहीं, इसमें तो करण कारक है भाई। किससे जाते हैं, करण कारक है। 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, एक गंगा हिमालय से निकलती है, अभी मैंने बताया ना आपको, गंगा हिमालय से निकलती है, किसी का उद्गम हो जहां से होता है, जहां से जो निकलती है वो अपादान कारक होता है, ठीक है। राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट जो आता है वो 66वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए दोस्तों। जो 66 बोलते हैं वो भी शुद्ध होता है और जो 66 बोलते हैं वो भी शुद्ध होता है, ध्यान रखना। देखते हैं, किस वाक्य में कर्म कारक है, कर्ता कर्म, यानी कि कर्म कारक है इसमें। छात्र छत पर बैठे हैं, ये गोपाल की पुस्तक है। मजदूर थक कर सो गया, लड़का पत्थर फेंकता है।
तो लड़का पत्थर फेंकता है। दोस्तों इसमें जो पत्थर है ना, पत्थर, ये क्या है, यहाँ पर कर्म कारक है। लड़का कर्ता कारक है और फेंकता है वो क्या है, क्रिया। देखिए जो पहला ऑप्शन है ए, इसमें छात्र छत पर बैठे हैं, यानी कि कहाँ बैठे हैं, छत पर, तो ये तो अधिकरण कारक का उदाहरण है। ये गोपाल की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, गोपाल की। तो दोस्तों इसमें संबंध कारक का बोध करा रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वाक्य में करण परसर्ग का प्रयोग किया गया है। करण परसर्ग, दोस्तों परसर्ग बोलो, कारक चिन्ह बोलो, विभक्ति चिन्ह बोलो, कारक बोलो, बात एक ही है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार हमने कारक तो पढ़ा था लेकिन ये परसर्ग कहाँ से आ गया, कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता। तो दोस्तों आपके जो सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके टॉपिक, जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है वो परसर्ग दे रखा है, और परसर्ग का मतलब है आपको कारक टॉपिक पढ़ना होगा अच्छी तरह, ठीक है। किस वाक्य में करण परसर्ग का प्रयोग किया गया, कर्ण का प्रयोग किया गया है। करण का मतलब होता है साधन के रूप में जो काम करता है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। तो नाक, नाक यहाँ पर क्या है, करण कारक है, साधन का काम कर रही है, सहायता करती है सांस लेने में, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखते हैं। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहां पर है संप्रदान कारक। कौन सा है, संप्रदान कारक है, ध्यान रखना। देखिए अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक दिए है ना। ईश्वर ने सुनने को दिए हैं, 2 कान दिए हैं, यानी कि देना क्रिया आ गई, और जो सुनने को आया है तो यहां पर संप्रदान कारक होगा। मैंने कहा ना जहां देना क्रिया आ जाती है वहां अगर कारक चिन्ह को आता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है, इसका ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यापारी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इसके देखो, ए अपादान, बी करण, सी संबंध और डी अधिकरण कारक। तो इसका राइट का आंसर क्या जाएगा, डी, अधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसको कैसे पता लगोगे, देखो चोर ने, कर्ता ने, इससे धन के लिए यानी कि संप्रदान कारक, धारदार हथियार से करण कारक हो गया, व्यापारी की संबंध कारक हो गया, गर्दन धड़ से अलग कर दी, धड़ से अलग करने का जो भाव आता है वो अपादान कारक हो जाता है। यानी कि सभी कारक आ रहे हैं लेकिन इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है जो 70 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखिए। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय धोता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है दोस्तों। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ए, इसमें कर्म कारक नहीं है, बाकी सब में कर्म कारक है। ग्वाला गाय दूता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, ठीक है। बालक रोते रोते सो गया, बालक कैसे हो गया, रोते, इसमें कर्म कारक नहीं है, बाकी सब में कर्म कारक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 71 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। बच्चा पेन से लिखता है। दोस्तों साधन का काम कर रहा है और साधन का काम करता है वो किस में जाएगा, करण कारक में जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों संबंध कारक है, क्योंकि संबंध कारक की जो पहचान होती है, जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो ना, ने, नी, का, के, की और रा, रे, री, ये उसके सब के क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो देखते हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। दोस्तों इसमें अपादान कारक होगा, वह घर से बाहर गया मतलब पृथक हो गया, अलग हो गया, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। दोस्तों इसको मेरी कर लेना, ये मिसप्रिंट हो गया, मेरी। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो वाक्य में कौन सा कारक है। संबंध, अधिकरण, संबोधन, संप्रदान। तो आपको पता है ये जो, एक मिनट, ये जो चिन्ह आता है ये संबोधन का चिन्ह है, इससे पहचान सकते हो आप। तो यहां पर क्या है, संबोधन कारक, सी राइट आंसर चला जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। किसान ने भूमि पर हल चलाया, इस वाक्य में कर्ता एवं अधिकरण कर्मशः है। कर्ता कौन है और अधिकरण कारक कौन है ये देखना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा सी। देखिए किसान ने, किसने चलाया, ये तो कर्ता कारक है, कहां चलाया, भूमि पर, तो
ये कौन सा है, अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है, में पर, तो भूमि पर, तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा इसका, सी जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, इसको कारक, क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए, आप यहाँ बैठिए। ठीक है, नेक्स्ट है 78 नंबर का, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। बताओ क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उनको कहा जाता है अव्यय। क्या, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको क्या कहा जाता है, अव्यय, यानी कि अविकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, अविकारी शब्द कहा जाता है दोस्तों। और ये जो इसमें दे रखा है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, गलत है इसका आंसर, बाकी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 79 में, निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द है, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम, तो ये है क्रिया विशेषण। दोस्तों जो अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्दों को ही हम बोलते हैं अव्यय, और ये कुछ विद्वान तो 4 मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं 4 इनको अविकारी शब्दों को। जो 5 है वो कौन कौन से मैं बता देता हूँ। एक तो आपको बता ही दिया, क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक। देखो क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, और एक निपात। इस प्रकार 5 होते हैं। कुछ विद्वान निपात को अविकारी शब्द यानी कि अव्यय नहीं मानते, स्वतंत्र भेद नहीं मानते उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो डी है, डी में नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। कैसे हुआ देखना, बात अपने तक ही रखना, तो ही क्या है यहाँ पर दोस्तों, अपने तक ही रखना, ही क्या है यहाँ पर, निपात है। पूजा तो बीमार है, तो क्या है यहाँ पर, निपात है। तुम भी चले जाओ, तो भी क्या है यहाँ पर, निपात। मैं कल जयपुर गया था, तो इसमें कोई निपात का प्रयोग नहीं हुआ, ध्यान रखना, कोई निपात नहीं आया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण को छांटो। कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन है, कछुआ, धीरे धीरे, चलता या नोटा, इनमें से कोई सा विकल्प नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो क्या जाएगा, धीरे धीरे। धीरे धीरे दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ध्यान रखना जब इसके भेद पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के, उसमें एक रीतिवाचक आता है, तो वो रीतिवाचक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 82 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक शब्द है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक दोस्तों, जो परिमाण, काल, स्थान, इसका जो बचा हुआ जो भी रूप होता है, इनमें जो नहीं आते तीनों में, वो सब बचा हुआ रूप किसमें आ जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जब क्रिया विशेषण को हम अर्थ के आधार पर उपभेद पढ़ते हैं तो ये अर्थ के आधार पर उपभेद 4 होते हैं, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। परिमाण नहीं, परिणाम नहीं है दोस्तों, परिमाण है, इसको करेक्शन कर सकते हो आप भी, परिणाम नहीं होता, परिमाण क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। राम घर गया और श्याम बाजार गया, ये जो और है ना रेखांकित शब्द, ये क्या है, विकल्प सूचक, परिणाम दर्शक, संयोजक, कारण बोधक। तो ये क्या है, एक संयोजक का काम कर रहा है। राम घर गया और श्याम बाजार गया, ये कौन सा वाक्य, अगर आपसे पूछ ले जाए वाक्य कौन सा, वाक्य विचार भी एक सिलेबस में दे रखा है आपके, और ये दोस्तों ये होता है संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है ये, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तिरस्कार सूचक अव्यय कौन सा, आहा, अरे, छी, उफ, छी, कहते हैं ना छी छी कितना गंदा है, तो ये क्या है, तिरस्कार सूचक अव्यय, अव्यय यानी अविकारी शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से क्या है दोस्तों, रीतिवाचक अविकारी शब्द है, और अविकारी शब्दों को क्या बोलते हैं हम, अव्यय बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
इन शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा? चल, दुधारू, पंजाबी, परंतु। तो दोस्तों किंतु, परंतु ये सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है इसका। 87 का जो राइट आंसर जाएगा वो देखिए, एक पद कोमा वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। डी विकल्प इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है दोस्तों? तक। तो तक इसमें दोस्तों है संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक का ये अव्यय है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, वहां मोहन के कोई नहीं था। वाक्य में जो रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा वो क्या होगा? वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। क्या आएगा इसमें? जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा? अलावा। अलावा शब्द आएगा। नेक्स्ट है, देखो रिक्त स्थान दे रखा है और बोलो कोई सुन लेगा, यानी रिक्त स्थान देके क्या दे रखा है? बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? चीख कर, धीरे, जो सो, जो से, गाकर। तो क्या आएगा इसमें? धीरे, यानी कि धीरे बोलो कोई सुन लेगा। इस प्रकार ये वाक्य पूरा हो जाता है इसमें। ठीक है, 91 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए। देखिए दोस्तों, हाय अब मैं क्या करूं किस प्रकार का अव्यय है? अव्यय का यानी कि दूसरा नाम क्या मिलेगा आपको? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उनको कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हाय ये एक विस्मयादि बोधक अव्यय है, ध्यान रखिए। 92 में है, निम्नांकित में से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों मानो, ताकि, यदि, वह। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वह जाएगा। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 93 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इनमें ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर लिख के मैं आपको उसके डिटेल बता सकता हूँ तो उसमें क्यों, कारण, क्या कारण है जिसमें इसका जो आंसर है ये होगा। ठीक है, आप कमेंट्स करके बता सकते हो। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? देखिए परंतु, इसलिए, एवं, सामने। सामने नहीं है दोस्तों, ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 94 का जो देखिए, छी, धिक्कार है तुम्हें। इस वाक्य में छी क्या है दोस्तों? ये एक अव्यय है और अव्यय भी कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। 5 प्रकार के अव्यय बता रखे हैं मैंने आपको, उसमें से विस्मयादि बोधक अव्यय है। 95 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, विस्मय के भाव के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है आहा, उफ, अरे, हाय। तो अरे विस्मयादि बोधक भाव के लिए कौन सा है? विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, तो आश्चर्य वाला जो विस्मयादि बोधक अव्यय वो कौन सा है? इसमें अरे है। तो सी राइट आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट है, समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, व्यास, टिप्पणी, सार। तो समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है संक्षेप, संक्षिप्त होता है। ठीक है, अगर समास शब्द का आपसे पूछा जाए कि इसका विलोम शब्द क्या होता है, तो समास का जो विलोम शब्द होता है वो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। अगर आपसे पूछा जाए समास शब्द का अर्थ, तब तो आपको क्या बताना? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण बताना है। और समास शब्द का अगर विलोम शब्द पूछ लिया जाए तब क्या बताना? व्यास। इस प्रकार जो 96 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर चल जाएगा ए। ठीक है, अब आता है 97 में समास के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 6, 7। तो इसमें राइट आंसर दे रखा 6। दोस्तों अगर आपको अर्थ या पद की प्रधानता के आधार पर पूछे कि समास के भेद कितने होते हैं तब तो आपको बताने 4, और डायरेक्ट पूछ ले कि समास के भेद कितने होते हैं तब बताने कितने? 6। इस प्रकार यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उस समास को क्या कहते हैं? सीधी बात है, अव्यय भाव समास कहेंगे। डी राइट आंसर चल जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 99 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? देखो क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, यानी कि द्वंद्व समास का नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पाप पुण्य बिल्कुल द्वंद्व समास का उदाहरण है। राजा प्रजा बिल्कुल द्वंद्व समास का उदाहरण है। जीवन मरण ये भी बिल्कुल द्वंद्व समास का उदाहरण है। यथाशक्ति, यथाशक्ति नहीं है, तो यथाशक्ति कौन से समास का उदाहरण होगा? फिर ये अव्यय भाव समास का। किसका होगा दोस्तों? अव्यय भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार।
या जितनी शक्ति है। दो प्रकार, कई प्रकार से इसका समास विग्रह होता है। एग्जाम में किस प्रकार से आपको विकल्प दे रखे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है बस। ठीक है, 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। किस समास में अंतिम पद प्रदान होता है? किस समास में अंतिम पद प्रदान होता है? विकल्प दे रखे हैं तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो राइट आंसर जाएगा ए। कौन सा? तत्पुरुष समास। दोस्तों दूसरा पद बोलो, चाहे अंतिम पद बोलो, चाहे पर पद बोलो, बात एक ही है। या द्वितीय पद बोलो, दूसरा पद बोलो, या पर पद बोलो, अंतिम पद बोलो, बात एक ही। इनमें कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। और तत्पुरुष के जितने भी उपभेद है वो भी इसमें चल जाते हैं। दोस्तों बहुव्रीहि समास में तो ना तो पहला पद प्रदान होता है, ना ही दूसरा पद प्रदान होता है, कोई अन्य पद प्रदान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, यानी कि उभय पद प्रदान होते हैं द्वंद्व समास में तो। और जो अव्ययीभाव समास है इनमें पहला फर्स्ट जो पद है वो क्या होता है? प्रदान होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए। इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में करा दिए और 50 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में करा दिए। अभी और भी है, टेस्ट नंबर जो 5 है उसके और भी क्वेश्चन बच रहे हैं। लगभग 232 क्वेश्चन है टोटल, तो हम उनको हल करेंगे। तो दोस्तों आप इन सभी जो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं इनको करिए। इनसे ये पता लगेगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट जो 101 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।